everyone, myself Sudhanshu Ranjan and I am physics teacher of PNC Education and I am going to discuss the video solution of physics paper part test 5. So let's start without any delay. Let's go for question number 1. The peak value of an alternating EMF which is given by E is equal to E naught cos omega t is 10 volt and its frequency is 50 hertz at time t is equal to 1 divided by 600 second. The instantaneous EMF is, आपसे यहाँ instantaneous EMF पूछा गया है. So E is given as E naught cos omega t और क्वेश्चन में ध्यान से देखें जो E naught की वैल्यू दी गई है that is 10 volt. So मैं यहाँ पर लिख लूँ 10 cos ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई f इंटू टी. किसी एक इंस्टेंट पे आपसे EMF पूछा गया है 2 पाई f. फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50 हर्ट्ज है. टाइम दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड. सो 1 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड. 1 0 से 1 0 कैंसिल. 5 से ये 12 टाइम में कैंसिल. 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल. इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 10 cos पाई डिवाइडेड बाई 6. पाई डिवाइडेड बाई 6 इसका मतलब ये 30 डिग्री. cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2. इसका मतलब ये हो गया हमारा 5√3 वोल्ट. एंड दिस इज द आंसर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम वैल्यू ऑफ मास m शुड बी. अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0. एक रॉड मैंने यहाँ पर बना लिया. एक रॉड का ये पॉइंट हमारा हिंज पॉइंट है. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो कितने केजी का है 12 केजी का है. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो m केजी का है. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो 3 केजी का है. यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो हमारा L है. यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है दिस इज L/2 एंड दिस लेंथ इज व्हाट L. मैं यहाँ पर बोलूँ यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 12G. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg. इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 3G. तो नेट टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट जिसे मैंने O बोल दिया, नेट टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लें. हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें यहाँ पर 12G का लाइन ऑफ एक्शन ये है. लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है O पॉइंट से वो हमारा L है. तो O पॉइंट के अबाउट इस 12G का जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा 12G इंटू L. और ध्यान से देखिए ये वाली जो फोर्स है इस O पॉइंट के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती है. अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती है तो जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करे. जो थंब का डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा. इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती है इसका मतलब है टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की ओर. तो मैं इसे डॉट लिख लूँ. यहाँ पर अगर मैं mg की बात करूँ तो ध्यान से देखें O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज L/2. तो मैं अगर बोलूँ इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा दैट इज mg इंटू L/2. लेकिन ये mg इस O पॉइंट के अबाउट इधर घुमाना चाहती है. अगर इस डायरेक्शन में घुमाना चाहती है इसका मतलब है टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर. टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ इसे क्रॉस. अब 3G की बात करें तो 3G का लाइन ऑफ एक्शन ये है. इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज L, दिस डिस्टेंस इज L/2. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3L/2. इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूँ दिस 3G इंटू 3L/2. ये टॉर्क कौन से डायरेक्शन में, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में O पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहती है. इसका मतलब है क्रॉस. एंड नेट टॉर्क अबाउट O पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0. ये पूरा जो टॉर्क है ये हमारा 0 होना चाहिए. तो अगर मैं बोलूँ डॉट को अगर पॉजिटिव मान लिया तो क्रॉस हमारा नेगेटिव होगा. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 12GL माइनस mgl डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9gl डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ पर जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर ले. g कॉमन लेकर राइट साइड लेकर जाए तो 0 हो जाएगा. l कॉमन लेकर राइट साइड लेकर जाए तो 0 हो जाएगा. दिस इज 12 माइनस m डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब मैं इसे कैलकुलेट करूँ 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24. 24 माइनस 9 कितना 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लिखा जाए m डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल. इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई दिस इज 15 kg. सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है. Let's go for question number 3. The relation between an AC voltage source and time in SI unit is V is equal to 120 sin 100 pi t cos 100 pi t volt
वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन दे दिया गया है, वोल्टेज का इक्वेशन जो दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, दिस इज 120 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर लें, इसे मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 2 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला हो जाता है दैट इज साइन 2a। सो मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू वॉट, साइन 2a। 2 इंटू ए हमारा 100 पाई टी है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ 200 पाई टी। तो ध्यान से देखिए जो v है, v का जो इक्वेशन है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पिक वैल्यू होगी। सो पिक वैल्यू को मैं v0 लिख लूँ। v0 हमारा कितना 60 वोल्ट। और ध्यान से देखें दिस इज व्हाट ओमेगा टी। इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल टू हाउ मच 200 पाई ओमेगा 200 पाई टी, टी से टी यहाँ कैंसिल, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू व्हाट 200 पाई, पाई से पाई यहाँ कैंसिल। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट हाउ मच 100 हर्ट्ज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 4. Two alternating voltage generators produce EMF of the same amplitude E0 but a phase difference of pi by 3. The resultant EMF is. Question number 4 में इक्वेशन नहीं दिया गया है तो मैं मान लेता हूं कि पहले EMF का जो इक्वेशन है दैट इज E0 sin ओमेगा टी, दूसरे EMF का जो इक्वेशन है दैट इज E0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, क्योंकि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा कितना है पाई बाई 3 है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इन दोनों को ऐड करना है, मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने का मतलब E इज इक्वल टू व्हाट E1 प्लस E2। जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना है तो फेजर एडिशन पे ध्यान दें। अच्छा, फेजर एडिशन के लिए मैं आप लोगों को एक कन्वेंशन बता दूं कि इस एक्सिस को साइन ओमेगा टी माने, इस एक्सिस को कॉस ओमेगा टी माने, इस एक्सिस को माइनस कॉस साइन ओमेगा टी माने और इस एक्सिस को आप क्या करें माइनस कॉस ओमेगा टी माने। अब यहाँ पर दिया हुआ है जो पहला है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो E0 है और ये साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब है इसको आप पहले साइन ओमेगा टी के एक्सिस पे रख लें और इसका एम्पलीट्यूड हमारा E0 है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब दूसरा दूसरा है वो पाई बाई 3 एंगल आगे है, अहेड। अगर पाई बाई 3 एंगल आगे है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो दूसरा है उसका भी एम्पलीट्यूड हमारा E0 है और ये हमारा पाई बाई 3 है। क्लियर है? दोनों के बीच का एंगल जो है फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा तो जो वेक्टर एडिशन होता है उसके रूल को फॉलो करें। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनके बीच का फेज डिफरेंस अगर 60 डिग्री हो तो जो रिजल्टेंट होगा जिसे मैं E नेट बोल दूं वो √3 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल EMF दैट इज E0। सो √3 टाइम्स E0 और अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो एंगल को बाइसेक्ट करती है रिजल्टेंट। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 6। इसका मतलब है जो नेट रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी से पाई बाई 6 एंगल आगे है। साइन ओमेगा टी से अगर पाई बाई 6 एंगल आगे है तो जो मेरा रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड हमारा कितना है √3 टाइम्स E0 और ये साइन ओमेगा टी से पाई बाई 6 एंगल आगे है, इसलिए ये इक्वेशन लिखा जा सकता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? ध्यान से देखें, एक है √3 E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और एक है √3 E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel of radius 20 cm has 4 forces applied to it as shown in the figure. Then the torque produced by these forces about O is. हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं R क्रॉस F लिखते हैं और R क्रॉस F टॉर्क निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पता करो, लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं बोलूँ O पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क अबाउट O पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस
ड्रॉ कर ले। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रेडियस है। तो 4 न्यूटन की वजह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F इंटू आर परपेंडिकुलर। F हमारा क्या है 4 है, आर परपेंडिकुलर हमारा 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। अब मैं इसकी वजह से अगर मैं बोलूँ कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, ये फोर्स इधर लग रही है इस पॉइंट के अबाउट, इस व्हील को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, इस डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, इसका मतलब है टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की ओर। टॉर्क का डायरेक्शन बाहर की ओर मतलब मैं यहाँ पर लिख लूँ डॉट। दूसरा अगर मैं 9 न्यूटन के फोर्स की बात करूँ तो ध्यान से देखिए 9 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना 0.2 मीटर। तो यहाँ पर भी बोलूँ तो टॉर्क ड्यू टू 9 न्यूटन क्या लिखा जाए 9 इंटू 0.2। लेकिन ये जो 9 न्यूटन है इस रिंग को या फिर मैं बोलूँ इस व्हील को कौन से डायरेक्शन में घुमाना चाहती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहती है। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर, अंदर की ओर, दैट इज क्रॉस। अब मैं यहाँ पर बोलूँ 6 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो जिस पॉइंट से पास कर रही है उसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकाले तो टॉर्क उस फोर्स की वजह से कितना होता है 0। तो इस फोर्स की वजह से हमारा टॉर्क क्या हो गया 0। अब बचा ये फोर्स, अगर ध्यान से देखें ये वाली फोर्स ये है, इस फोर्स पे ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पे ये वाली जो रेडियस है हमारी वो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। अगर मैं बोलूँ ये वाली एंगल हमारी 30 डिग्री है तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें मालूम है दिस इज 0.2 मीटर, ये रेडियस है हमारी, ये हमारी एंगल 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री की वजह से अगर मैं बोलूँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन पे कितना 0.2 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री हमें मालूम है कितना होता है दैट इज हाफ। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ दिस इज 0.1। इसका मतलब मैं बोलूँ कि इस फोर्स की वजह से जो फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है दैट इज 8 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या लिखा जाएगा +8 इंटू व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 0.1। ध्यान से देखिए ये वाली फोर्स इधर लग रही है, इसका मतलब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहिए। इसका मतलब है टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की ओर, इसका मतलब मैं इसे लिख लूँ क्रॉस। अब हमें नेट टॉर्क अबाउट ओ निकालना था। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया हमारा 0.8, ये हमारा डॉट हो गया। यहाँ पर कितना हो गया दैट इज 1.8 एंड दिस इज व्हाट क्रॉस, और ये हमारा कितना है 0.8 एंड दिस इज क्रॉस। तो यहाँ पर अगर क्रॉस को पॉजिटिव मानते हैं तो डॉट हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या 1.8 क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्रॉस लग रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन अगर क्रॉस है इसका मतलब अंदर की ओर, इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ 1.8 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप हो रही है, और कौन से डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 6. A resistance of 300 ohm and an inductance of 1/pi Henry are connected in series to an AC voltage of 20 volts and frequency of 200 Hz. The phase angle between the voltage and the current. जब भी phase angle in between voltage and current निकालना है तो आप cos phi निकाल सकते हो। cos phi is equal to क्या होता है R divided by Z। एक तो ये, दूसरा तरीका tan phi निकाल लो। tan phi is equal to what reactance divided by resistance। तो यहाँ पर 10 के टर्म में दिया हुआ है तो 10 के टर्म में निकाल लें। सो tan phi is equal to मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x divided by R। लेकिन यहाँ पर इंडक्टेंस है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख लें XL। अब XL की बात करें तो XL क्या होता है 2 pi FL divided by R, 2 into pi की बात करें यहाँ पर pi लिख लें। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है दैट इज 200 इंटू L दे दिया गया है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई पाई, और रेजिस्टेंस दे दिया गया, रेजिस्टेंस हमारा 300। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है 10 फाई जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज 5, दैट इज 10 इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3, या फिर मैं बोल सकता था फेज डिफरेंस हमारा कितना 53 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 question, let's go for question number 7. An alternating current is flowing in an inductance and resistance R. The frequency of source is omega divided by 2 pi. Which of the following statement is correct? For low frequency, the limiting value of impedance is L. For high frequency, the limiting value of impedance is omega L. Omega L मतलब reactance, that is XL. For high frequency, the limiting value of impedance is R. For low frequency, the limiting value of impedance is omega L.
अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, इम्पिडेंस होता है Z इज इक्वल टू R प्लस जे XL माइनस XC। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं है तो इम्पिडेंस R के बराबर, सिर्फ इंडक्टर है तो इम्पिडेंस हमारा XL हो जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर है तो इम्पिडेंस हमारा XC हो जाएगा। यहाँ पर R और XL दोनों है। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो XL है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना हमारा रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर बढ़ेगा इसका मतलब इम्पिडेंस हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस है वो करंट को ज़्यादा अपोज करेगी। इसका मतलब है जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस होगी हाई फ्रीक्वेंसी पे वो ओमेगा एल होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज व्हाट, ओमेगा एल। सो क्वेश्चन नंबर 7 तो थ्योरेटिकल था, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो डिस्क दिया हुआ है, किसी एक पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया गया, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया गया तो आपको पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो जिस पॉइंट के अबाउट इसे हिंज किया गया उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख ले। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। आई हमें मालूम है, अगर टॉर्क आपने निकाल लिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जिस पॉइंट के अबाउट हिंज है उसी पॉइंट के अबाउट ये एक्सेलरेट करेगी तो टॉर्क अबाउट ओ लिख लें। टॉर्क अबाउट ओ जल्दी से बताना, यहाँ पर एक ही फोर्स यहाँ पर दिख रहा है दैट इज mg और यहाँ पर एक हिंज रिएक्शन भी लगेगा, लेकिन हिंज रिएक्शन उसी पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू हिंज रिएक्शन विल बी 0। तो बचा कौन सा फोर्स, एक फोर्स हमारा mg बचा। अगर ध्यान से देखें ये mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, r। तो मैं बोलूँ कि टॉर्क अबाउट o ड्यू टू mg क्या लिखा जाए, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r एंड टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। अब हमें मालूम है जिस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क लग रही है उसी पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr² डिवाइडेड बाई 2 अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो। और यहाँ पर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ले। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2 प्लस md² दैट इज mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है दैट इज व्हाट mr² बाई 2 प्लस व्हाट mr²। इसका मतलब ये कितना हो गया 3mr² डिवाइडेड बाई 2। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ mgr इज इक्वल टू आई अल्फा, mgr इज इक्वल टू आई अल्फा और आई हमारा कितना है 3mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। m से m यहाँ पर कैंसिल, r से एक r कैंसिल, सो अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2g डिवाइडेड बाई 3r। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, 2g डिवाइडेड बाई 3r। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। A 50 Hz AC source of 20 volts is connected across R and C as shown in the figure below. The voltage across R is 12 volts. The voltage across capacitor is. यहाँ पर दे दिया गया है एक सर्किट जिसमें R और C सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पर एक सोर्स वोल्टेज दे दिया गया है AC वोल्टेज जिसका RMS वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया दैट इज 20 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये भी दे दिया गया है दैट इज 12 वोल्ट। ये भी RMS वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसके अक्रॉस आपसे पूछा गया व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नेट वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का होल स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस नेट वोल्टेज का स्क्वायर माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। नेट वोल्टेज हमारा कितना है दैट इज 20 माइनस व्हाट 12 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा दैट इज 400 माइनस 144। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज 256 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारे पास कितना है 16 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 10. Figure shows a uniform disc with mass m is equal to 2.4 kg and radius r is equal to 20 cm mounted on a fixed horizontal axle. A block of mass m is equal to 1.2 kg hangs from a massless cord which is wrapped
around the rim of the disc the tension in the cord is। क्वेश्चन नंबर 10, मैं यहाँ पर बोलूँ एक डिस्क है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास यहाँ पर दे दिया गया m kg, इसका मास यहाँ पर दे दिया गया है कैपिटल M हमारा 2.4 kg है, इसका रेडियस भी दे दिया गया है, रेडियस हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। यहाँ पर ये जो मास दे दिया गया दैट इज 1.2 kg। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.2 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट 12 न्यूटन। यहाँ पर 12 न्यूटन, यहाँ पर टेंशन हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस स्ट्रिंग पे हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। इसके लिए जब आप डेरिवेशन करते हैं तो टेंशन के लिए एक फार्मूला बन जाता है, जिस ब्लॉक पे आपको टेंशन निकालना है उस पे लगने वाला फोर्स दैट इज mg इनटू रोटेशनल मास, और रोटेशनल मास को I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल मास दैट इज m प्लस I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ध्यान से देखें, ये mg मतलब इसका मास, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 12 न्यूटन, I डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट के अबाउट ये डिस्क घूम रही है, तो जिस पॉइंट के अबाउट घूम रही है उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mr स्क्वायर बाई 2। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा mr स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे दिस इज मास, ये स्मॉल मास दैट इज ट्रांसलेशनल मास दैट इज 1.2 प्लस यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल दूँ यहाँ पर 6 इंटू मास कितना हमारा 2.4 kg कैपिटल M, यहाँ पर कितना 1.2 और ये 2.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 1.2। ये 2.4 से 2.4 टाइम में ये कैंसिल, इसका मतलब है ये हमारा टेंशन कितना हो गया 6 न्यूटन। क्लियर है। एक तो तरीका ये है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि जब भी आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लो और फिर सॉल्व कर लो। दूसरा कि यहाँ पर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल करें और उसके बाद सारे इक्वेशन लिखें, जितने वेरिएबल है उतने इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो फिर टेंशन का इक्वेशन यही बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो इस पे लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है तो यहाँ पर इस बॉडी के लिए लिखेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यहाँ पर नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन सेट करेंगे। सेट करने के बाद जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी, फिर आप वो डेटा पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है। लेकिन एक फार्मूला ये बन जाता है तो ये फार्मूला भी आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 11. Which one of the following curves represents the variation of impedance Z with frequency f in series LCR circuit? Series LCR circuit की बात करें तो जो impedance होता है उसे ऐसे लिखते हैं R plus J XL minus XC। शायद इस तरीके से ना लिखें तो कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लिखते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस वॉट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। याद रखेंगे जब भी फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे इसका मतलब XL और XC चेंज होगा, R तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, इसकी बात करूं कि अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हो तो XL माइनस XC का जो डिफरेंस है, XL माइनस XC का जो डिफरेंस है अगर बढ़ेगी तो इम्पिडेंस बढ़ेगा, और XL माइनस XC का डिफरेंस अगर घटेगा तो इम्पिडेंस घटेगा। सिंपल सा लॉजिक। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारा इम्पिडेंस और ये हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी 0 कर दूं तो XL 0 हो जाएगा, लेकिन XC इनफाइनाइट हो जाएगा, और XC इनफाइनाइट मतलब ये वाला टर्म इनफाइनाइट, ये टर्म इनफाइनाइट मतलब इम्पिडेंस इनफाइनाइट। तो इम्पिडेंस इनफाइनाइट जब फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL बढ़ेगी और XC घटेगी। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो घटेगा। डिफरेंस अगर घटेगा तो डिफरेंस अगर घटेगा तो इम्पिडेंस हमारा घटेगा, तो इम्पिडेंस घट रही है। एक टाइम आएगी जब XL और XC दोनों बराबर हो जाएगी। जिस समय XL और XC दोनों बराबर हो जाएगी वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। XL और XC अगर बराबर हो गई तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। इसका मतलब है इम्पिडेंस किसके बराबर हो गया? रेजिस्टेंस के बराबर। उसके बाद अगर मैं बोलूँगी फर्दर, अगर फिर से आप फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? फिर से XL बढ़ रही है और XC फर्दर घट रही है, तो डिफरेंस बढ़ने लगेगी। अगर डिफरेंस बढ़ेगी तो इम्पिडेंस हमारा बढ़ेगा। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ाते हो, इसका मतलब इम्पिडेंस ग्रेजुअली आपकी बढ़ेगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है
तो हमारा इम्पिडेंस घटता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमारा इम्पिडेंस क्या है, बढ़ता है। सो ये हमारा इक्वेशन है। अगर इम्पिडेंस बढ़ेगा तो करंट हमारा इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो करंट का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? तो अगर सिर्फ यहाँ पर तो इम्पिडेंस पूछा गया तो इम्पिडेंस के ग्राफ की बात करें तो इम्पिडेंस का ग्राफ ये है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एन एसी सर्किट ड्रोज 5 एम्पियर एट 160 वोल्ट एंड द पावर कंजम्पशन इज 600 वाट, देन द पावर फैक्टर इज। यहाँ पर सारा जो पैरामीटर दिया हुआ है वो आरएमएस दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ आई आरएमएस कितनी है तो आई आरएमएस आपका दे दिया गया है, दैट इज 5 एम्पियर। वी आरएमएस कितना दिया गया है तो वी आरएमएस दे दिया गया है, दैट इज 160 वोल्ट। आपसे पावर दे दिया गया, पावर आपको कितना दे दिया गया, दैट इज 600 वाट। पावर जो होता है दैट इज वी आरएमएस इंटू व्हाट आई आरएमएस इंटू कॉस फाई, एंड दिस इज 600। सो cos फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट इज 600 डिवाइडेड बाई व्हाट, 5 इंटू व्हाट 160। 10 से 10 कैंसिल, 5 से कितने टाइम में कैंसिल, ये 12 टाइम में कैंसिल, 4 से ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में कैंसिल। cos फाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। cos फाई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 0.65। आपसे पावर फैक्टर ही पूछा गया और cos फाई क्या होता है, cos फाई हमारा पावर फैक्टर होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 13. A particle of mass 5 units is moving with a uniform speed v is equal to 3 root 2 unit in the xy plane along the line y is equal to x plus 4. The magnitude of the angular momentum about origin. बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो पार्टिकल है वो किसी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 मतलब कुछ ऐसा। इंटरसेप्ट कितना है भाई, इंटरसेप्ट हमारा 4 है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप हमारा 1 है। स्लोप अगर 1 है तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। ये वाली एंगल 45 डिग्री। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है। तो एंगुलर मोमेंटम और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका स्पीड भी दे दिया गया है, और स्पीड कितना दे दिया गया है, दैट इज 3 रूट 2। पार्टिकल का जो मास है, मास भी दे दिया गया है, दैट इज 5 यूनिट। और आपसे बोला गया एंगुलर मोमेंटम निकालें। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या करें, mv इंटू आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको मालूम है मास दे दिया गया दैट इज 5, स्पीड दे दिया गया दैट इज 3 रूट 2, लेकिन बचा क्या, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, जो लाइन ऑफ मोशन होगा उस लाइन ऑफ मोशन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अगर ध्यान से देखें, पार्टिकल अगर इस लाइन पे चल रही है तो यही हमारा लाइन ऑफ मोशन है। इस लाइन ऑफ मोशन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें यहाँ से वो पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें। ध्यान से देखें, ये 45 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये भी 45 डिग्री है, ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री। ये बोल दिया गया दिस इज 4, ये 4 है, ये हमारा एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला जो होगा दैट इज 4 cos 45। cos 45 कितना होता है 1/√2। इसका मतलब आर परपेंडिकुलर हमारा 4 डिवाइडेड बाई √2 है। तो यहाँ पर लिख ले 4 डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 कैंसिल, मतलब ये कितना हो गया 60। इसका मतलब है 60 यूनिट। आपसे यूनिट में पूछा गया है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया है और आपसे बोला गया ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ का जो सिंपल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, -d∅ डिवाइडेड बाई dt। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ध्यान से देखिए, फाई का जो ग्राफ है वो साइनोसोडल दिख रहा है। सो फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज फाई नॉट, फाई की मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगी sin ω t। अब अगर मैं बोलूँ ईएमएफ कितना होगा, -d∅dt कर ले। -d∅dt अगर मैं कर लूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -φ0 इंटू वट ओमेगा, sin ω t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos ω t। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ईएमएफ का जो ग्राफ होगा नेगेटिव ऑफ cos ω t होगा। तो cos ω t का ग्राफ तो ये, तो नेगेटिव ऑफ cos ω t का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, आपके पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है और साथ में एक मैग्नेट रखा गया है और मैग्नेट ट्रेवल कर रही है। सिचुएशन ये है, हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहाँ से ध्यान से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है। जैसे जैसे एंटर करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा।
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज अगर बढ़ेगा तो ईएमएफ हमारा बढ़ेगा, और ईएमएफ बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ईएमएफ के बढ़ने से करंट पास करेगी और करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे हाफ ऑफ द पार्ट एंटर कर जाएगी उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो इंक्रीज था वो धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, तो ईएमएफ भी हमारी घटेगी, ईएमएफ घटेगी तो करंट भी घटेगा, करंट घटेगा तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या है, ग्रेजुअली घटेगी। तो ध्यान से देखिए, पहले थोड़ी बढ़ रही थी डिफ्लेक्शन, उसके बाद घट रही है, उसके बाद फाइनली जब ये पूरी तरीके से एंटर कर जाएगी, पूरी तरीके से एंटर कर जाएगी तो फ्लक्स लिंकिंग विद द सोलेनॉइड विल बी कांस्टेंट। अगर फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो ईएमएफ हमारा जीरो हो जाएगा, ईएमएफ जीरो तो देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन। सो कुछ समय के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, कुछ समय के लिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ जैसे ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, क्लियर है। बाहर निकलते समय ध्यान से देखिए, बाहर निकलते समय अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो फ्लक्स लिंकेज जो है वो घट रही है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो गई है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो अब क्या है, जो ईएमएफ जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी, अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर की एक खास बात होती है कि वो एक मीन पॉइंट के अबाउट राइट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकती है और लेफ्ट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर पॉजिटिव करंट के कारण से राइट साइड डिफ्लेक्ट कर रही है तो नेगेटिव करंट के कारण से लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेगी, क्लियर है। तो इसका डिफ्लेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 16. The angular velocity of a body is omega and torque is tau. Acts on it, the rotational power will be. Simple rotational power का जो फॉर्मूला है that is tau dot omega. जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान से देखें, i को i के साथ करेंगे डॉट तो कितना हो जाएगा 2, j को j के साथ डॉट करेंगे तो कितना 3 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, और 4 को 3 के साथ अगर डॉट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12। तो ये कितना हो गया 12 + 6 18, 18 + 2 20। इसका मतलब ये कितना हो गया 20 वाट। दिस वुड बी द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 17. A coil of resistance 20 ohm and inductance 5 Henry has been connected to a 100 volt battery. The energy is stored in the coil. एक coil है जिसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। इसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, किसके साथ? एसी सोर्स के साथ नहीं, बैटरी के साथ, दैट इज 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमारा कितना है 20 ओम। इंडक्टेंस हमारे पास जो है वो 5 हेनरी का है। अब हमें मालूम है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है इसका मतलब है ये अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन का सिचुएशन है। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो इंडक्टर होगा वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अगर इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा इसका मतलब है सर्किट में सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस बचेगा, तो करंट जो होगी वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 20 एंड दिस इज 5 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर जो होती है दैट इज व्हाट हाफ LI²। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर इज व्हाट हाफ LI²। हाफ L दे दिया गया है दैट इज 5 हेनरी इनटू व्हाट I² मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाए 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125, 125 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब मैं लिख लूँ 62.4 जूल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 18. With the decrease of current in the primary coil from 2 ampere to 0 in 0.01 second, the EMF generated in the secondary coil is 1000 volt. The mutual inductance of the two coil is. आप लोगों को मालूम है कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो कॉइल है, एक कॉइल ये है दूसरा कॉइल ये है, इसमें अगर करंट I1 जा रही है और इस कॉइल में अगर EMF जनरेट हो रहा है, EMF अगर जनरेट हो रहा है इस कॉइल में, तो EMF इंड्यूस्ड in the secondary coil due to the primary coil is equal to लिखते हैं -m into rate of change of current in the primary coil that is dI1 divided by dt। EMF आपको दे दिया गया that is 1000 वोल्ट। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें, यहाँ पर लिख लें m di by dt। ध्यान से देखिए 2 एम्पियर से करंट कितना हो गया है 0, मतलब जो चेंज इन करंट है वो 2 है, डिवाइडेड बाय जो चेंज इन करंट हुआ है इतने टाइम में हुआ है दैट इज 0.01। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 200। सो दिस वन इज व्हाट 1000 इज इक्वल टू 200 इंटू m। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट 5 हेनरी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 19. A copper disc of radius 0.1 meter is rotated about its center with 10 revolution per second in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. With its plane perpendicular to the field, the EMF induced across the radius of the disc is. एक डिस्क है
जो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है दैट इज 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, दैट इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड एंड दिस विल बी 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमें मालूम है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है दैट इज 0.1 टेस्ला। क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। रेडियस के अक्रॉस मतलब आप ये समझ लीजिए एक रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता करना है। ये अगर सेंटर मान लें, ये पॉइंट P मान लें, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो आपको दिख रहा है सेंटर और पॉइंट P के बीच में एक रॉड को कंसीडर किया जा सकता है और इस रॉड का जो लेंथ है वो R है, ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रही है। तो इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन P एंड C का जो डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या है, B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ B ओमेगा L स्क्वायर, L के जगह पर यहाँ पर कितना है R है, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला, ओमेगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियस 0.1 मीटर दे दिया गया है, डिवाइडेड बाई व्हाट 2। ध्यान से देखिए 2 से ये 10 टाइम में 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज पाई डिवाइडेड बाई 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, a frame CDF is placed in a region where a magnetic field B is present. A rod of length 1 meter moves with constant velocity 20 meter per second. A strength of magnetic field is 1 Tesla. The power spent in the process is, take resistance R is equal to 0.2 ohm and all other wires and rod have 0 resistance. तो सारी चीजें यहाँ पर याद रख ले। मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है, रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, रॉड का जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर ये है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये रेजिस्टेंस, ये हमारे पास रॉड है, इसका लेंथ दे दिया गया दैट इज 1 मीटर, ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर दे दी गई है दैट इज 1 टेस्ला। यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया गया 0.2 ओम और बाकी किसी भी एलिमेंट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ कि लेंथ को मैं बोल सकता हूँ लेंथ का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज BLV। जब तीनों पैरामीटर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो मैग्नेट जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो कितनी हो जाती है BLV। हमें सिर्फ यहाँ पर पावर कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ हमें अगर हमें पता चल गया, करंट अगर हमें मिल गया तो पावर हम निकाल सकते हैं। ईएमएफ हमारा BLV। अगर ईएमएफ मतलब इस रॉड में अगर मैं बोलूँ कि ईएमएफ हमारा यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है, रॉड का जो ईएमएफ है वो अगर BLV डेवलप हो रहा है, तो ध्यान से देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो रही है, इसमें रेजिस्टेंस हमारा कितना है 0.2। इसका मतलब है ये जो करंट होगा दैट करंट विल बी व्हाट VLV डिवाइडेड बाय R। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ VLV आप कैलकुलेट कर ले, करंट कैलकुलेट कर ले तो पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया 1 टेस्ला, लेंथ दे दिया गया 1, वेलोसिटी दे दिया गया 20, इसका मतलब है 20 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख ले 20 डिवाइडेड बाई 0.2, इसका मतलब ये कितना हो गया 100 एम्पियर। तो पावर कितना हो गया इन दिस प्रोसेस E इंटू आई, दैट इज व्हाट 20 इंटू व्हाट 100 एंड दिस इज व्हाट 2000 मतलब 2 किलोवाट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 21. The switch shown in the circuit is closed at t is equal to 0. The current drawn from the battery by the circuit at t is equal to 0 and t is equal to infinity are in the ratio. आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि स्विच को t is equal to 0 सेकेंड पे कनेक्ट कर दिया गया, तो t is equal to 0 सेकेंड पे बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है और t is equal to infinity पे बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है, उन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जैसे इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं, जैसे स्विच को क्लोज करते हैं तो इंडक्टर जो होती है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है और कैपेसिटर जो होती है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो सर्किट बनाया जाएगा वो सर्किट कुछ ऐसा होगा। स्विच को क्लोज कर दिया, इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और ये हमारा रेजिस्टेंस R है, दिस रेजिस्टेंस इज R, दिस रेजिस्टेंस इज R एंड दिस इज E। इसका मतलब यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब इस एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है, करंट ये होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर
एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो करंट है उसे मैंने I1 लिख लिया। I1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज E डिवाइडेड बाय 2R। दिस इज द सिचुएशन एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब बोला गया एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब फाइनल टाइम पे, फाइनल टाइम में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी। तो अगर मैं बोलूँ इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रही है तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, ये वोल्टेज E है और यहाँ से आपसे बोला गया फिर बैटरी का जो करंट होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर तो ओपन सर्किट, मतलब इस एलिमेंट का तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये पाथ हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर जो करंट होगा जिसे मैंने बोल दिया I2, सो I2 इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू व्हाट, E डिवाइडेड बाई 2R। इसका मतलब I1 डिवाइडेड बाई I2 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों सेम है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 21 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 22. A uniform magnetic field exists in the region given by B is equal to 3I cap 4J cap plus 5K cap Tesla. A rod of length 5 meter placed along y-axis is moved along x-axis with constant speed 1 meter per second. Then induced EMF in the rod is. y एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया रॉड को, तो मैं यहाँ पर बोल दूं कि लेंथ को अगर वेक्टर के फॉर्म में रख ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है हमें, लेंथ को वेक्टर के फॉर्म में रख ले तो दैट इज 5G कैप मीटर। वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख ले तो दैट इज I कैप मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना दे दिया गया है, दैट इज 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप टेस्ला, ये दे दिया गया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो हमें मालूम है जो EMF इंड्यूस होगी, EMF मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर V क्रॉस B डॉट L, ये लिख ले V क्रॉस B। अगर मैं V क्रॉस B की बात करूँ तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट I को J के साथ एंड I को K के साथ अगर करें तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, I क्रॉस J, मतलब ये कितना हो गया 4K कैप, I क्रॉस K is minus J cap, that is minus 5J cap डॉट L की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5J cap। तो अब ध्यान से देखें, K डॉट J हमारा 0, J डॉट J हमारा कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर -25 वोल्ट। अगर मैंने L को J कैप माना तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो EMF का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कितना है 25 वोल्ट। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो डायमीटर ऑफ ईच स्फेरिकल सेल इज R एंड मास M, दे आर ज्वाइंड बाय लाइट and massless rod. Calculate the moment of inertia of the system about x dash axis. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक स्फेयर ये है, ये स्फेरिकल सेल है और ये हमारा स्फेरिकल सेल है, इसे एक मासलेस रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज x डैश। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये r है और इसका जो रेडियस है वो r/2 है। सेल है, इसका मास बोल दिया गया है mkg, इसका भी मास बोल दिया गया है mkg। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो हमें मालूम है, इसे 1 बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश जिसे मैं I1 बोल रहा हूँ, दैट इज व्हाट 2/3 mr², m। लेकिन यहाँ पर जो रेडियस दिया गया है दैट इज r/2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ r/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल, मतलब mr² डिवाइडेड बाई 6। सो ये बन गया mr² डिवाइडेड बाई 6। पहले वाले का तो हमें मिल गया, लेकिन दूसरे वाले का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। तो दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना लिखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया हमारा mr² डिवाइडेड बाई 6। ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से, प्लस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d, और यहाँ पर लिख सकते हैं md² प्लस md², इसका मास हमारा m है। और d की बात करें तो ये हमारा r है, यहाँ पर r/2 है, यहाँ पर r/2 है, इसका मतलब है 2r का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या लिखा जाए, mr² डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 mr², तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 25 mr² बाई 6। इसका मतलब है ये मैं बोलूँ दिस इज व्हाट 25 mr² डिवाइडेड बाई 6। हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दोनों की वजह से निकालना है, तो पहले वाले की वजह से इस एक्सिस के अबाउट ये है, दूसरे वाले की वजह से इस एक्सिस के अबाउट ये है, दोनों को ऐड कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश इज इक्वल टू लिखा जा सकता है mr² बाई 6, mr² डिवाइडेड बाई 6 प्लस 25 mr² बाई 6। ये कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 6,
26 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब है 13 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. Displacement current is set up between the plates of a capacitor when the potential difference across the plates is. Displacement current की बात की गई है, तो displacement current आप लोगों को मालूम है rate of change of potential difference होता है. इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप करना है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना पड़ेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा होना चाहिए? वेरिंग होना चाहिए. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the radius of solid sphere is 35 cm, calculate the radius of gyration when the axis is along the tangent. Solid sphere की बात करें, सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो फिर से यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए. इस टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, और d जो है यहाँ पर कितना है? r है. सो यहाँ पर क्या लिखा जाए? mr स्क्वायर. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस इज 7/5 mr स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट. आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ जायरेशन जब निकालना है तो आप क्या करो? मास को हटा दो, क्योंकि हमें लिखना है रेडियस ऑफ जायरेशन √I डिवाइडेड बाई m. तो मास हटा दो, जो बचा हुआ है पार्ट है उसका √ ले लो, 7 डिवाइडेड बाई 5 r स्क्वायर. अब क्वेश्चन में दे दिया गया है रेडियस कितना है? रेडियस दे दिया गया 35 सेंटीमीटर. सो 35 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 35 इंटू 35. ध्यान से देखिए, 5 से ये 7 टाइम में कैंसिल, 7 इंटू 7, ये 7 बाहर अगर आ गया तो ये बचा क्या? 7 √35. मतलब ये हमारा आंसर हो गया 7 √35 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ जायरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर. सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26. द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन द रिम of a rotating wheel is given by this, where theta is in radian and t is in second. What is the average angular acceleration for the time interval that begins at t is equal to 2 second ends at t is equal to 4 second? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. इसका मतलब हमें चाहिए ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी आपको दे दिया गया 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, इसका मतलब है 2 सेकंड. थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल चाहिए. थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 माइनस व्हाट? 3t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 3. तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी. इसका डिफरेंशिएशन करें, दैट इज 4 माइनस व्हाट? 60 प्लस व्हाट? 3t स्क्वायर. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये ओमेगा इनिशियल होगा. सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर लिखें तो ओमेगा इनिशियल कितना हो गया? 4 माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 12. 12 से ये 12 कैंसिल, मतलब ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? 4 रेडियन पर सेकेंड. t इज इक्वल टू 4 सेकेंड अगर रख लें तो ओमेगा फाइनल मिल जाएगा. 4 सेकेंड रखें, दिस इज 4 माइनस 24, और ये कितना हो जाएगा? 48. इसका मतलब है दिस इज 24 प्लस 4, इसका मतलब ये 28 रेडियन पर सेकेंड. अब यहाँ पर रख ले ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल की वैल्यू. ओमेगा फाइनल हमारा कितना? 28, ओमेगा इनिशियल हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब ये कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेट्स सी. 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है. 26 का ऑप्शन डी करेक्ट है. Let's go for question number 27. 4 particles each of mass m are kept at the 4 corners of a square of edge A. Find the moment of inertia of the system about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center of the square. मतलब यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. साइड यहाँ पर दे दिया गया A, ये भी साइड हमारा A है. हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. सारे पॉइंट मास है, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल के लिए आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a/√2, इसके लिए a/√2, इसके लिए a/√2, इसके लिए a/√2. इसका मतलब एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले और 4 से मल्टीप्लाई कर दे. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? m इंटू वट? a/√2 का होल स्क्वायर इंटू 4. इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4. इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा 2ma स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आ गया?
2 ma square. So which option is correct? Question number 27 का option C correct है. Let's go for question number 28. The theorem of the perpendicular axis is not applicable for the determination of moment of inertia along the diameter. Which of the following body? पहली बात है perpendicular axis theorem सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है. तो यहाँ पर देख लीजिए, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो ध्यान से देखिए, स्फीयर ये 3 डायमेंशनल है, बाकी सारे ध्यान से देखें 2 डायमेंशनल है. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है. Let's go for question number 29. The network shown in the figure is a part of a complete circuit. If at a certain instant the current I is 4 ampere and is increasing at a rate of 10 to the power 3 ampere per second, then VB minus VA will be. पहली बात है, जो पैरामीटर दे दिया गया उसे हम लोग लिख लें. यहाँ पर करंट दे दिया गया, I दे दिया गया कितना 4 एम्पियर. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो हमारा कितना दे दिया गया 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड. तो मैं आपको बता दूं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, पहले मैं लिख लूं यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है LDI/dt. सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पोलैरिटी हम लोग डिसाइड कर लेंगे. L जो है हमारा 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -3 DI/dt दे दिया गया है 10 टू पावर 3. इसका मतलब ये कितना हो गया 5 वोल्ट. अब थोड़ा सर्किट यहाँ पर बना ले. सर्किट हमारा ये है, दिस इज 12 वोल्ट. ये हमारे पास एक इंडक्टर है, ये हमारा टर्मिनल B है और ये टर्मिनल हमारा A है. करंट जहाँ फ्लो कर रही है, करंट का डायरेक्शन ये है. ये हमारा करंट कितना है 4 एम्पियर. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज 1 ओम. जहाँ पर करंट एंटर करेगी वो टर्मिनल हमारा प्लस होगा, जहाँ से बाहर निकलेगी वो टर्मिनल हमारा माइनस होगा रजिस्टर के लिए. तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर वोल्टेज कितना 4 इंटू 1 दैट इज 4 वोल्ट. यहाँ पर वोल्टेज दे दिया गया है दैट इज 12 वोल्ट. अब ध्यान से देखें, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है और करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है. तो करंट इंक्रीज कर रही है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उस करंट इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगी. तो जो वोल्टेज डेवलप होगा वो वोल्टेज इस तरीके से डेवलप होगा जो करंट को अपोज कर सके. तो वोल्टेज की पोलैरिटी का डायरेक्शन ये होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. और ये वोल्टेज दे दिया गया दैट इज 5 वोल्ट. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस एंड दिस टर्मिनल इज B. अब ध्यान से देखें, किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट करें, दूसरे टर्मिनल पे एंड करें. क्लियर है? तो मैं इस टर्मिनल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसे मैंने लिख लिया VA. यहाँ पर प्लस से माइनस क्या लिखा जाएगा -4, प्लस से माइनस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा -12, प्लस से माइनस लो से हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएंगे तो हमेशा माइनस लिखेंगे दैट इज माइनस. फिर फाइनली यहाँ पर आए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट VB. सो VB यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है VB माइनस VA. सो VA को मैं इधर लेकर जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, ये -21 हो जाएगा एंड दिस इज VB माइनस VA. सो VB माइनस VA इज इक्वल टू व्हाट -21 वोल्ट. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन C करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The speed of electromagnetic wave in a medium whose dielectric constant and relative permeability is given is equal to. आपसे बोला गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम इज इक्वल टू व्हाट C डिवाइडेड बाय √μr इंटू एप्सिलॉन r. C की वैल्यू आपको मालूम है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. यहाँ पर लिख ले √μr आपको दे दिया गया 4 इंटू 2.25. कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8. इसका कैलकुलेशन करें तो ये √9 का स्क्वायर रूट यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, मतलब 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी करेक्ट है. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go for question number 31. 4 equal and parallel forces are acting on a rod as shown in the figure at distances of 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm respectively from end of the rod. Under the influence of these forces, the rod. तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इस रॉड की बात करूं, यहाँ पर हिंज के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है. तो इस रॉड की अगर मैं बात करूं तो रॉड पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना है? ध्यान से देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं 2F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज 2F. इसका मतलब नेट फोर्स हमारा क्या है? 0 है. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब है सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा सेम होगा. तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालो तो सारे पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क सेम होगा. तो ध्यान से देखिए, अगर मैं O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं तो यहाँ पर इस F की वजह से जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो मैं इस F की वजह से टॉर्क लिखूंगा 20F. यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं, और ये क्रॉस है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इसकी वजह से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर कितना लगेगा
40 इंटू एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 40 है, तो ये हो जाएगा हमारा 40F। और ये कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 60 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 60 इंटू एफ एंड दिस इज क्लॉकवाइज। इस फोर्स की वजह से अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस 80 इंटू एफ एंड दिस इज डॉट। अब ओ पॉइंट के बाद नेट टॉर्क देख लो, तो ध्यान से देखिए ये 20F है, अगर मैं क्रॉस को पॉजिटिव मानता हूँ तो डॉट हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर क्रॉस कितना 20F प्लस 60F मतलब 80F। ये 80F, ध्यान से देखिए ये 80F से 80F ये कैंसिल, मतलब बचा क्या 40F। 40F मतलब है डॉट, अगर ध्यान से देखें 40F मतलब डॉट, मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ टॉर्क हमारा नॉन जीरो है। ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स आर सेम। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट जितना टॉर्क होगा सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा सेम होगा। इसका मतलब ये बॉडी एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 32. A particle of mass m has been thrown up with initial speed u making an angle theta with the horizontal. Find the torque of its weight about the point of projection when it just reaches the highest point. क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो फिर से यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट से अगर इसे u स्पीड से थ्रो किया गया है और थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जब ये टॉप पॉइंट पे है तो आपसे बोला गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट टॉर्क कितनी होगी। सो टॉप पॉइंट पे है तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज mg, और mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है। इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसकी वजह से टॉर्क डेवलप होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें यहाँ से यहाँ तक रेंज है, सो दिस इज r/2। सो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट द टॉप पॉइंट इज व्हाट mg इंटू r परपेंडिकुलर एंड दिस इज r/2। mg इंटू r परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा 2ux इंटू ui डिवाइडेड बाई z। नीचे हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, g से g यहाँ कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ mu² sin थीटा इंटू वट cos थीटा। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा कितना हो गया mu² sin थीटा इंटू cos थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 33. The variation of the instantaneous current and instantaneous EMF in a circuit E as shown in the figure. Which of the following statement is correct? आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुंचती है, मैक्सिमम अगर दोनों की पॉजिटिव मैक्सिमम की बात करें तो जो भी पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहले पहुंचती है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, लीडिंग क्वांटिटी होती है। तो देखकर बताना ई की अगर मैं बात करूँ तो ई π/2 पे ही दिख रही है, अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गई। और मैं आई की बात करूं तो पाई पे पहुंच रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पर ई जो है वो लीड कर रही है आई से। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2, नहीं, द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 34. For a system to be in equilibrium, the torques acting on it must balance. This is true only if the torques are taken about. कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में बोला गया है इसका मतलब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी जीरो। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर बोला गया है the torque about the center of mass of the system is zero. The torque about center of the system is zero. The torque about any point on the system is zero. Torque any point on the system and outside point is zero. जब भी कोई भी सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगी, और जब नेट फोर्स जीरो होती है तो सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा सेम होता है। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब है सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो होगा, चाहे वो पॉइंट हमारा बॉडी के अंदर लाई कर रहा हो या फिर बॉडी के बाहर। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करें, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 3 + 4 sin ωt, देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट मतलब RMS वैल्यू। तो अगर मैं IRMS की अगर मैं बात करूं तो IRMS क्या लिखा जाएगा, √ DC करंट का स्क्वायर प्लस जो AC करंट होगा उसका RMS वैल्यू का स्क्वायर, मतलब 4 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो AC करंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू दे दिया गया दैट इज 4, तो उसका RMS वैल्यू कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज 9 +
ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये कितना 18, 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 प्लस 16 इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 34 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 17 एम्पियर। क्लियर है? अगर ये एम्पियर में दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 36. A ladder is at rest as shown in the figure. What will be the minimum value of mu so that the ladder will be in equilibrium? इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं तो मैं ऐसा, ये लैडर है, इसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देखें, ये एंगल आपको दे दिया गया है दैट इज थीटा। ध्यान से देखें, यहाँ पर भी फोर्स दे दिया गया है। ये फोर्स हमारा क्या है N1, ये वाली फोर्स क्या है हमारी N2। ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हमारा Fr दे दिया गया है क्वेश्चन में। सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर मेंशन है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब बोला गया लैडर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। लैडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन मस्ट बी जीरो एंड नेट टॉर्क अबाउट ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी जीरो। हमें मालूम है कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास पे दैट इज mg। तो अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान से देखें N1 mg के बराबर है और N2 ध्यान से देखें फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। तो नेट फोर्स हमारा जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए तो O पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लें। तो नेट टॉर्क अबाउट O मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखें N1 का लाइन ऑफ एक्शन O से ही पास कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रही है। सो N1 एंड फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क O पॉइंट के अबाउट कितना होगा जीरो। ध्यान से देखेंगे ये वाली जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ हमारी L/2 होगी। O पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क देखते हैं, ये वाली लेंथ हमारी L/2 है। mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से O पॉइंट से, तो ये हमारी L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी L/2 cos थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ mg का जो टॉर्क होगा वो लिखा जाएगा mg इंटू L/2 cos थीटा। अब देखकर बताना जो mg इस रॉड को मूव कराना चाहती है O पॉइंट के अबाउट वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कराना चाहती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना चाहती है तो इसकी वजह से जो टॉर्क है वो क्या है बाहर की ओर, तो ये हमारा डॉट। अगर मैं N2 की वजह से बोलूँ एक फोर्स अब बच गया N2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस N2 के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लें। यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर ये वाली लेंथ हमारी L है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी ये परपेंडिकुलर लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी L sin थीटा। मतलब मैं बोल सकता हूँ N2 की वजह से O पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L sin थीटा। सो मैं लिख सकता हूँ N2 इंटू L sin थीटा। और ध्यान से देखें ये वाली जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहती है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है तो ये टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया क्रॉस, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर एक को पॉजिटिव माना तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए L अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा mg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा एंड दिस इज व्हाट N2 sin थीटा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो N2 है दैट इज mg डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा दैट इज cot थीटा। और हमें मालूम है ये जो N2 है ये N2 अगर इस फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से छोटी होगी तो स्लिपिंग नहीं होगी, अगर N2 इस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो गई तो स्लिप कर जाएगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ N2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। N2 हमारा कितना है mg डिवाइडेड बाई 2 cot थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा म्यू इंटू n। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल लग रहा है वो N1 है, तो मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू N1। N1 की वैल्यू क्या है mg है, सो यहाँ पर mg हो जाए, mg से mg यहाँ पर कैंसिल। इसका मतलब म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट cot थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब म्यू की वैल्यू या तो cot थीटा बाई 2 होनी चाहिए या फिर cot थीटा बाई 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो म्यू मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी cot थीटा बाई 2। और याद रखें ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो डायरेक्टली आप लोग याद रख लीजिए। अगर हमारा वाल का सरफेस स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर रफ है तो म्यू मिनिमम जो होनी चाहिए वो हमेशा cot थीटा बाई 2 होगी। क्लियर है? सो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पर आपसे यही पूछा गया था व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द लैडर विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 37। A capacitor of capacity C, capacity मतलब capacitance and reactance X, if the capacitance and frequency becomes double then the reactance will be। reactance तो पहली बात आपको मालूम होना चाहिए X is equal to क्या होता है 1 divided by 2 pi FC।
x इज इक्वल टू व्हाट 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ओमेगा हमारा 2 पाई एफ होता है। यहाँ पर बोला गया फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को अगर डबल कर दिया गया मतलब इसका फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम्स, कैपेसिटेंस को 2 टाइम्स कर दिया गया, इसका मतलब ये जो होगा ये 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब है जो रिएक्टेंस होगा, न्यू रिएक्टेंस होगा, वो न्यू रिएक्टेंस कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज wound round a hollow cylinder of mass 10 kg and radius 50 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 100 Newton? Hollow cylinder rotates about its own axis. ये hollow cylinder है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? दैट इज 100 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ये होलो सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है? इस होलो सिलेंडर का मास दे दिया गया है 10 kg, रेडियस दे दिया गया है 0.5 मीटर। तो आपसे बोला गया एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क निकालो। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? r क्रॉस f। ध्यान से देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितना है? 0.5। मतलब f इंटू आर परपेंडिकुलर दैट इज 100 इंटू 0.5, ये टॉर्क। एंड टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? आई अल्फा। अगर मैं बोलूँ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? mr²। होलो सिलेंडर का m कितना दे दिया गया? 10, r कितना है? 0.5 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट? अल्फा। तो ध्यान से देखें, एक 0.5 से ये 0.5 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5। सो अल्फा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज व्हाट? 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है? ध्यान से देखें, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे दिया गया दैट इज 10 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे दिया गया दैट इज आल्सो 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस बोला गया चेंज किया जा रहा है। रेजिस्टेंस को आप चेंज कर रहे हो। अच्छा ध्यान से देखें, VL और VC सेम है, इसका मतलब VL माइनस VC इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ IXL इज इक्वल टू व्हाट? IXC। ये रेजोनेंस का कंडीशन है, रेजोनेंस का कंडीशन है। इसका मतलब है जो सोर्स है वो सोर्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो I से I कैंसिल हो जाएगी, XL इज इक्वल टू XC। अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हो तो XL और XC हमारी फिक्स रहेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो करंट घटेगी। करंट घटेगी तो मैं ये बोल सकता हूँ, करंट अगर घट रही है तो मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी वो घटेगी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी घटेगी, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन, अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू अगर सेम है तो VL माइनस VC हमेशा क्या होगी? 0 होगी। मतलब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो हमेशा 0 रहेगा। इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज घटेगा अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज घटेगा अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, लेकिन कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा 0 रहेगा क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन पे है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 39 का विच ऑप्शन करेक्ट है? सो 39 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F to topple about an edge। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 40 की बात करूं तो यहाँ पर बोला गया है कि एक हमारे पास एक ब्लॉक है, सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा दैट इज mg, यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है दैट इज F। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर फोर्स लग रहा है F और ये टॉपल करने वाली, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इतना है ताकि ये स्लिपिंग ना हो। इसका मतलब है इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग होगी, जिस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग होने वाली होती है नॉर्मल वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है दैट इज नॉर्मल n। इस पॉइंट के अबाउट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करने वाली है। अगर टॉपल करने वाली है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए, अगर टॉपल नहीं कर रही है तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क हमारी 0 होगी। अब ध्यान से देखना, अगर टॉपल कर रही है तो इस फोर्स की वजह से ही टॉपल करेगी, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करेगा, ये mg इस पॉइंट के बाद इस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करेगा। अगर f का टॉर्क mg के टॉर्क से अगर बड़ा हो गया तो टॉपल कर जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? टॉर्क ड्यू टू mg, तभी टॉपल करेगी। तो अगर मैं बोलूँ टॉर्क ड्यू टू f क्या होगा तो ध्यान से देखें, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिख ले। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये यहाँ पर जो साइड है वो साइड दे दिया गया b, ये वाली जो डिस्टेंस दे दी गई है दैट इज a/2। अब o पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं
तो ध्यान से देखिए O पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क 0 है, तो बचा हमारा फोर्स और ये हमारा mg। तो फोर्स का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, तो फोर्स का टॉर्क ध्यान से देखिए O पॉइंट के अबाउट लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, तो मैं लिख सकता हूँ f इंटू बी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है, तो मैं लिख सकता हूँ mg इंटू व्हाट a डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट mg इंटू a डिवाइडेड बाई 2b, मैं ये लिख लूँ। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ध्यान से देखिए फोर्स या तो इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि टॉपल करे, तो मिनिमम फोर्स कितनी होनी चाहिए फॉर टॉपलिंग, दैट इज mg इंटू व्हाट a डिवाइडेड बाई 2b। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's go for question number 41. A particle is rotating in a circle with uniform speed as shown. The angular momentum of the particle with respect to origin. ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और बोला गया ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, या फिर दोनों कांस्टेंट होगा, या फिर दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर पार्टिकल है तो स्पीड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ये। अगर पार्टिकल 1 पे है तो 1 पे जब पार्टिकल है तो इस 1 पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालें, तो देखकर बताना। 1 पॉइंट पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x मान ले, कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने x मान लिया। तो मैं बोलूँगा जब पार्टिकल 1 पॉइंट पे है तो एंगुलर मोमेंटम कितना है, mv इंटू आर परपेंडिकुलर दैट इज x, mv आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि जब पार्टिकल यहाँ 2 पॉइंट पे पहुँच रही है तो लाइन ऑफ मोशन ये है, ध्यान से देखिए लाइन ऑफ मोशन पे ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं y1 मान लूँ। तो ध्यान से देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जब पार्टिकल 2 पॉइंट पे है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ mv इंटू आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर हमारा कितना है y1। और ऑब्वियसली ध्यान से देखिए x और y1 दोनों सेम नहीं है, अगर x और y1 दोनों सेम नहीं है इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो ध्यान से देखिए ये लाइन ऑफ मोशन है, ये पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है उसे हिंज मान लें, और ये समझ लें कि यहाँ से यहाँ के बीच में रॉड है जहाँ पर पार्टिकल है। अब ध्यान से देखिए स्पीड का डायरेक्शन ये है, तो ये स्पीड इस रॉड को इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगी, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर की ओर हो गया। अब देखकर बताना, इसकी बात करें जब पार्टिकल 2 पॉइंट पे है, तो पार्टिकल 2 पॉइंट पे है तो ये मान लो कि पार्टिकल और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उसके बीच में एक रॉड रख लो। अब ध्यान से देखिए इस रॉड पे स्पीड का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इस पॉइंट को हिंज मान ले तो ये रॉड इस स्पीड की वजह से ऐसे घूमना चाहेगी, मतलब ये ऐसे घुमाना चाह रही है। इस पॉइंट पे जब थी तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, इस पॉइंट पे है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। इसका मतलब है दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है पार्टिकल, तो सेंटर के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, लेकिन सेंटर के अबाउट तो कांस्टेंट है, लेकिन अंदर सर्कल के अंदर किसी एक पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा। मतलब सर्कल के अंदर सेंटर के अलावा किसी और पॉइंट पे लोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा वेरिएबल होगी और डायरेक्शन हमारा कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगी और डायरेक्शन भी वेरिएबल होगी। मतलब एक ही पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी, वो है सेंटर। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल का सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 41 का डी करेक्ट है। Let's go for question number 42. Flux in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t in second. According to the equation, phi is equal to 6t square minus 5t plus 1. What is the magnitude of the induced current? Flux दिया हुआ है, EMF अगर पता चल जाए, EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो करंट मिल जाएगा। तो EMF क्या होता है? EMF का जो मैग्नीट्यूड होता है वो d∅dt। सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो पोलैरिटी की जरूरत नहीं है, तो d∅dt कर ले। d∅dt अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, 12t minus what 5।
दिस इज EMF। कितने सेकेंड पे बोला गया? 0.5 सेकेंड पे, 0.25 सेकेंड पे, मतलब 12 इंटू 0.25 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5, इसका मतलब है -2 वोल्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड हमारा 2 हो गया, रेजिस्टेंस दे दिया गया है 10 ओम, तो करंट कितना हो गया? E डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस इज 0.2 एम्पियर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। So 0.2 एम्पियर, so which option is correct? Question number 42 का ऑप्शन B करेक्ट है। Let's go for question number 43. If two discs of moment of inertia I1 and I2 rotating about collinear axis passing through their center of mass and perpendicular to their planes with angular speeds ω1 and ω2 respectively in opposite direction are made to rotate combinedly along same axis, then the magnitude of angular velocity of the system is। पहला है कि एक डिस्क यहाँ पर दे दिया गया, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर I1 बोला गया, इस डिस्क को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट किया गया ω1 से। एक दूसरा डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, वो सेम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट किया गया और इसका मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ω2 है। अच्छा, इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूँ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका कितना है, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा I1 ω1, अगर मैं इस ω1 को अगर मैं पॉजिटिव मानूँ तो ω2 हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो पहले वाले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम I1 ω1, अगर इसे प्लस माना तो ये हमारा माइनस है, तो दूसरे वाले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम I2 ω2 है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा ये। अगर मैं एक डिस्क को दूसरे डिस्क पे सेम एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करवाऊं, तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाएगा, और इस इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क डेवलप होगी वो इंटरनल टॉर्क होगी। इंटरनल टॉर्क कभी भी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करती। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बोलूँ कि दोनों डिस्क को अगर एक साथ रख दिया गया और एक ही एक्सिस के अबाउट दोनों डिस्क अगर रोटेट कर रही है, तो मैं बोलूँ कि फाइनल ओमेगा अगर ओमेगा है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो मैं बोल सकता हूँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगी, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू जो फाइनल ओमेगा होगा वो क्या लिखा जाएगा? I1 ω1 माइनस I2 ω2 डिवाइडेड बाई व्हाट? I1 plus I2. So according to this, which option is correct? According to this, we can see that option B is correct. Question number 43 का option B क्या है? Correct है। Let's go for question number 44. A child is standing with his two arms outstretched at the center of a turntable that is rotating about its central axis with an angular speed omega naught. Now the child folds his hands back so that moment of inertia becomes 1/3 of initial value. Then the angular speed. क्या बोला गया? एक टर्न टेबल है यहाँ पे, इस टर्न टेबल पे इस एक्सिस के अबाउट इसने अपने हाथों को स्ट्रेच कर लिया है, और स्ट्रेच कर लिया है तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने बोल दिया I नॉट, और ये बोला गया ये ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, अगर अपने हाथों को ये फोल्ड करता है तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करता है। कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा फिर से कंजर्व होगा। तो अगर मैं बोलूं ये अपने हाथों को फोल्ड करके जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेता है वो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट डिवाइडेड बाई 3 कर लेता है, 1/3। सो आपसे बोला गया कि बताइए फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी होगी, तो हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम हमारी कंजर्व है। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, दैट इज I नॉट इंटू ओमेगा नॉट, जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगी, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम I फाइनल दैट इज I नॉट डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा फाइनल। तो मैं यहाँ पर बोलूँ I नॉट से I नॉट यहाँ पर कैंसिल, सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू ओमेगा नॉट। इसका मतलब है जो एंगुलर स्पीड हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 3 टाइम्स घट गई है तो एंगुलर स्पीड 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर the next question. Let's go for question number 45. A flat coil of 500 tons each of area 50 centimeter square rotates in a uniform magnetic field of 0.14 Weber per meter square about an axis normal to the field at an angular speed of
150 radian per second. The coil has a resistance of 5 ohm. The induced EMF is applied to an external resistance of 10 ohm. The peak current through the resistance is. हमारे पास एक फ्लैट कॉइल है, मान लिया जाए कुछ ऐसा ये, या फिर आप सर्कुलर कॉइल ले लो, है ना। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। कितने से रोटेट कर रहा है यहाँ पर मेंशन है, दैट इज 150 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा दे दिया गया है 150 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और इसका एरिया दे दिया गया, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है। इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी मेंशन है, दिस रेजिस्टेंस इज व्हाट 5 ओम। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल का कितना दे दिया गया, दैट इज 500। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखें, जो एरिया है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल चेंज होता है, उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो साइनोसॉइडल ईएमएफ होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और वो साइनोसॉइडल ईएमएफ होती है BA ओमेगा n साइन ओमेगा t, या फिर साइन के टर्म में होगा या कोसाइन के टर्म में हो सकता है। सो BA ओमेगा n, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे BA ओमेगा n, ये हमारी पिक वैल्यू है, दैट इज E0। इसका मतलब हमें करंट चाहिए तो हम लिख सकते हैं E0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पिक करंट चाहिए मतलब पिक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पिक वोल्टेज BAWN मतलब ओमेगा n, सॉरी नॉट W। तो BA मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 0.14। एरिया दे दिया गया है, दैट इज 50 इंटू 10⁻⁻⁴। ओमेगा दे दिया गया है एंड दिस इज व्हाट 150 रेडियन पर सेकेंड। नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया गया है 500 डिवाइडेड बाय व्हाट, रेजिस्टेंस दे दिया गया एंड रेजिस्टेंस इज हाउ मच। ध्यान से देखेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है और कॉइल का रेजिस्टेंस 5 है, इसलिए इसका यहाँ पर कितना हो गया 50। अगर ध्यान से देखेंगे ये 10⁻⁻⁴ है, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 0, ये 10⁻⁻⁴ कैंसिल। 15 से ये 15 कैंसिल, बचा यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0.15। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 0.7 इंटू व्हाट 5 एंड दिस इज व्हाट 3.5 एम्पियर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम बहुत अच्छा दिया होगा।